ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स नहीं करता, ये सबको पता है। हिंदू मुस्लिम का कोई पॉलिटिक्स करता है तो बीजेपी करता है। ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि ममता बनर्जी को कोई हटा सकता है तो वो एकमात्र विरोधी दल नेता ममता बनर्जी है। ये हम लोग को लग रहा है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छी लीडर है, जो बिल्कुल भी नहीं है। मानते ही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक फेस है, और मैं ये भी बोलता हूँ ममता बनर्जी भी बहुत बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी पर एंड एज वी नो जादवपुर यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज अवेयर अबाउट पॉलिटिक्स। बट ये जो जेन जी है और 26 में विधानसभा इलेक्शन है, ये जेन जी क्या सोच रहे हैं ये इलेक्शन के बारे में? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं ये जो यंग जनरेशन है ये बैकबोन, हम लोगों का जो सोसाइटी है ये सोसाइटी का बैकबोन है। तो जेन जी क्या सोच रहा है ये ममता बनर्जी को लेकर, बीजेपी को लेकर, ये हम लोग उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो 2026 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन के बारे में उन लोगों का सोच क्या है। 2026 में विधानसभा इलेक्शन है और इसके पहले जो युवा साथी शुरू हुआ, इनको लेकर बहुत ट्रोल हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का एक युवा है, आपको इस विषय में क्या लगता है? देखिए, ट्रोल हुआ, जो लोग ट्रोल करते हैं सीपीएम के जैसा फेसबुक में, वो लोग सिर्फ फेसबुक में ही रहते हैं। एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन कितना गिरना था? 20-22 लाख, और गिरा कितना? 50 लाख से ज़्यादा। तो ट्रोल करने वाले ट्रोल करते रहेंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो जो स्कीम इंसानों वेस्ट बंगाल की जनता के लिए लाता है, वो सब स्कीम वेस्ट बंगाल का जनता कैसा पसंद करता है, वो सब स्कीम कितना लोग लेता है, उससे ही पता चल जाता है। तो ट्रोल करने वाले सिर्फ फेसबुक में ही रहेंगे, और वोट देने भी नहीं आते शायद, सिर्फ फेसबुक में ट्रोल करके वोट भी शायद तृणमूल को ही देते हैं, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे। और ये जो लेफ्ट एंड मुख्य विपक्षी दल बीजेपी है, इन्होंने बोला ये सरकारी नौकरी का फॉर्म दे देता तो अच्छा होता, ये 1,500 के बिना। ये लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी का, ये लोग जहाँ जहाँ बीजेपी का अगर मैं बात करूँ, डबल इंजन जहाँ जहाँ पर है, तहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश ही आप पकड़ ले, कुछ दिन पहले कांस्टेबल का फॉर्म निकला था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो एग्ज़ाम होते ही दूसरे दिन पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। 2 साल से अटका पड़ा है। तो ये लोग नौकरी का बात मत करें, और सीपीएम तो मत ही करे। जब भी वेस्ट बंगाल में कोई रिक्रूटमेंट आता है, इनका जादवपुर का कैंडिडेट है लॉयर विकास रंजन भट्टाचार्य, ये कोर्ट में जाके हरदम केस करके सब बंद कर देता है। ये लोग जो कैंडिडेट है वो सब समझ गया है। ये लोग नौकरी का बात करते हैं, लेकिन जब बात आता है नौकरी का, ये लोग कोर्ट केस करके सब बंद कर देता है। और बीजेपी का ये मानना है कि ये जो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है बंगाल में, ये ममता बनर्जी कर रहा है, सीएम ममता बनर्जी कर रहा है। ममता बनर्जी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स नहीं करता, ये सबको पता है। हिंदू मुस्लिम का कोई पॉलिटिक्स करता है तो बीजेपी करता है। ये हिंदू का वोट उनको तो बोल भी दिया, एक संप्रदाय मुस्लिम का वोट उनको नहीं चाहिए, तो हिंदू मुस्लिम कौन करते हैं सबको पता है। उनका बी टीम है हुमायूं कबीर, उनको लेकर वो बहुत उछल रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल का लोग पीसफुल लोग हैं, कोई कम्युनल बातों में नहीं आता। हर बार वो 24 में भी दिखा दिया, 21 में भी दिखा दिया, 16 में भी दिखा दिया, 11 में भी तो ग्यारह में तो दिखा ही दिया, तो 26 में भी दिखा देगा। इधर कम्युनल पॉलिटिक्स का कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये जो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है ये बहुत पीछा है अभी तक। तो अब जेन जी और न्यू जनरेशन का स्टूडेंट हो, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मतलब ये जो मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स हो रहा है अभी, तो एक एजेंडा के मतलब लेके हो रहा है। आरएसएस जो मतलब एक अभी तक 100 साल में गया है, उनका बहुत एक क्लियर इंटेंशन है कि देश का जो सेकुलरिज्म का एक मतलब मोरल है, उनको हाँ, बिगाड़ देना उसे चाहिए। बिगाड़ना चाहिए। और जो हमारा जब मतलब जो एथिक्स जो सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म के ऊपर एक मतलब फोकस किया गया था, उसे पूरा बदल लीजिए। उसे बदल के, और इसे अगर बदलना है तो सबसे पहले जो करना पड़ेगा, स्टूडेंट के अंदर ये जो मतलब सेकुलरिज्म हो या फिर सोशलिज्म का जो मतलब है, उसे बदल दीजिए पहले। तो उसलिए वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, उसलिए वो हर जगह स्टूडेंट्स का जो इशू होना चाहिए था, वो होना चाहिए था कि हर स्टूडेंट्स का जो बेसिक एजुकेशन का राइट है वो मतलब सिक्योर हो। लेकिन हाँ, अगर आप पश्चिम बंगाल में देखिए या पूरे देश में ही देखिए,
पश्चिम बंगाल के में 8,000 से ऊपर स्कूल बंद हो रहा है। जो पब्लिक स्कूल है वो बंद हो रहा है। हाँ, मतलब बंद हो जा रहा है। और देश में भी ऐसा मतलब हर जो एकदम गवर्नमेंट का जो स्टेट का जो हो रहा है, नेशनल जो ये है मतलब एजुकेशन सेक्टर है, उसे पूरा मतलब एक बेसरकारीकरण की तरफ ठेल रहा है ये दोनों गवर्नमेंट ही। तो मतलब स्टूडेंट्स के सर पे एक जो जो बेसिक इश्यूज होता है उसे निकाल के वो चाह रहे हैं कि मतलब वो इशू डाइवर्ट हो जाए। इसलिए जो एनईपी भी जो आया था तो एनईपी 2020 वो भी यही करना चाह रहे हैं। मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो सिलेबस का चेंज शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे वो जो देश का जो मतलब हिस्ट्री है उसे बदल दे जा रहा है। फिर मतलब सिलेबस में एक मतलब आरएसएस का एजेंडा का जो हिस्ट्री होगा, आरएसएस का एजेंडा में जो बात होगा वो वहाँ पे शिफ्ट होगा। सावरकर को वीर बताया जाएगा वहाँ पे। मंदिर मतलब अयोध्या का जो इशू था वहाँ पे भी मतलब एक ही सेंटिमेंट के आरएसएस का जो एजेंडा है वो मतलब जब आप एसआईआर को भी अगर आप देखिए अभी तो वो सेट कर देंगे कौन देश का मतलब सिटीजन होगा और कौन सिटीजन नहीं होगा। तो मतलब वो जो बोलेंगे उनका जो एक ही हिंदुस्तान का जो थ्योरी है वहाँ को वो इस मतलब एक रिलीजियन को पॉलिटिक्स के साथ मिला के उसको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे हैं। तो उस इशू तो वही है जब मतलब इलेक्शन का इशू दोनों तरफ ही है। एक तरफ बीजेपी टीएमसी जो कर रहा है मतलब हर एक सिटीजन के अंदर इस वो रिलीजन के बेसिस पे हो, वो कास्ट के बेसिस पे हो या जेंडर के बेसिस पे हो, हर एक केसेस पे वो डिवाइड करना चाह रहा है। तो अगर हमारा बात एक ही है मतलब जो स्टूडेंट्स है उनका बात एक ही होना चाहिए जो हमें हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन का हो, फिर एजुकेशन ख़त्म होने के बाद जॉब का हो, वो से इंसिक्योर मतलब सिक्योर करिए। और ये हमें जो लगता है ये अगर लेफ्ट स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी तक जो लेफ्ट तो बहुत वीक है। लेफ्ट वीक है ये ठीक बात है। जो मतलब पिछले जो इलेक्शन हो रहा है वो लेफ्ट वीक था, लेकिन बात एक ही है अगर लेफ्ट वीक है या लेफ्ट ज़ीरो है ये इशू नहीं है। अगर लेफ्ट ऐसे रहा, अगर हर एक कोई मतलब ये कॉन्सेंसस में नहीं आया जो लेफ्ट अगर स्ट्रांग हो तो क्या हो सकता है, तो फिर जो होगा वो हर एक जो मतलब वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास के घर के अंदर का स्टूडेंट्स है वो सफ़र करेंगे। लेफ्ट ज़ीरो होगा कि नहीं होगा ये इशू से भी ज़्यादा है हम कैसे रहेंगे अगर लेफ्ट ज़ीरो हुआ। तो हम मेरा जो मानना है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है सबका यही होना चाहिए कि हम किस तरफ अगर जाए, मतलब हम रिलीजन को लेके बेस फोकस रहे, मंदिर मस्जिद को लेके फोकस रहे, या फिर हमारा जो बेसिक राइट्स है मतलब रिलीजन तो सबका फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिविजुअली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा देश ऐसे ही मॉरल पे ग्रो किया था, तो अगर यह पे तो हैम्पर नहीं हुआ था। कब से ये हैम्पर होने लगा? जब से ये राइट विंग फोर्सेस आने लगे हैं। तीनों मुल्क का फोर्स होता सकता है, वहाँ पे एक मतलब पोलराइजेशन हो रहा है। वो आरएसएस जो कर रहा है हर जगह अपने जो मतलब तृणमूल बीजेपी मीडिया जो दिखाना चाहते हैं कि दोनों के बीच मतलब एक कंपटीशन है, लेकिन असल में इनके अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये जो इनके अंदर अलायंस है और जो वो मतलब पूरा जो होल्ड कर रहा है वो आरएसएस होल्ड कर रहा है। उनका जो एजेंडा है वो हर जगह ऐसे ऐसे कुछ मतलब रीजनल फोर्स को रख रहे हैं, वहाँ पे वो अपना जो है ऐसे अपना पॉलिटिक्स प्रीच कर रहे हैं और अपना आइडियोलॉजी प्रीच कर रहा है। तो फिर मतलब अगर तृणमूल जीता या फिर बीजेपी जीता विधानसभा में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। स्टूडेंट सफ़र करेंगे, सिटीजन सफ़र करेंगे, वर्किंग क्लास सफ़र करेंगे। लेकिन अगर लेफ्ट स्ट्रांग हुआ, जो लेफ्ट यूनिटी अभी ग्रो कर रहा है, मतलब आप अगर जो लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट आया है वहाँ पे भी लेफ्ट जो अलायंस है, लेफ्ट यूनिटी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है आगे पिछले से, तो अगर वो ठीक से वर्क करा ये जो यूनिटी है, और हम सबका जो मानना है अगर लेफ्ट स्ट्रांग हुआ पश्चिम बंगाल में फिर ही पश्चिम बंगाल का एजुकेशन हो या फिर वर्किंग क्लास का हालत हो, सब स्ट्रांग जगह पे आएगा। श्योर स्टूडेंट, तो पश्चिम बंगाल में ये जॉब का जो स्थिति है यह क्या है? क्योंकि युवा साथी चालू हुआ है और हम देख रहे हैं करीब 10-20 साल से ये जो गवर्नमेंट नौकरी है
उनका कोई ऐलान नहीं हुआ। एसएससी का जो टीचर से 26,000 का जॉब चला गया, 10,000 मदरसा होने वाला था, ममता बनर्जी ने बोला था 2011 में, वो भी नहीं हुआ। तो पूरा पश्चिम बंगाल में ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जो जॉब का सिस्टम है, ये कैसा है? देखिए, हमारा पास जो स्थिति है अब कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स जो बंद हो चुके हैं। जो हमारा सरकारी कॉलेजेस है उसमें स्टाफ का बहुत सारा शॉर्टेज है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट नहीं है। इसको बहुत प्लानफुल्ली एक प्राइवेटाइज एजुकेशन सिस्टम में बदलने के लिए एक साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसका प्रॉफिट जाएगा तो अंबानी अदानी के जैसे लोगों के पास। इसके पीछे का एजेंडा जो बीजेपी और तृणमूल साथ मिलकर कर रहा है वो बहुत साफ है कि इस देश का जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है उसको टोटल डिस्ट्रॉय करने का और उसको बदल देने का ये प्राइवेटाइज्ड एजुकेशन सिस्टम में, जिसके लिए इन लोग ने एनईपी लाया, जिसके लिए इन लोग ने एक से बढ़कर एक एजुकेशन का जो टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन का बिल जो ला रहे हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से। ये बहुत क्लियर है हमारे पास। और इन जो चीज़ हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में या जॉब सेक्टर में, हम जानते हैं कि पूरा बंगाल से माइग्रेंट वर्कर्स को पूरा भारत में जाना पड़ रहा है। और जब जाते हैं बंगाल के माइग्रेंट वर्कर्स, वहाँ बंगाली होने के नाते उन लोग को क्या फेस करते हैं वो लोग। तो इस जगह से हम ये बहुत साफ तरीके से बोल सकते हैं कि जो जॉब सेक्टर का सिचुएशन है, जो एजुकेशन सेक्टर का सिचुएशन है, इन चीज़ को ढकने के लिए ही ये जो बीजेपी और तृणमूल का नेक्सस है, ये जो आरएसएस का नेक्सस है, इन लोग अटेंशन को असली मुद्दा जो है रोटी कपड़ा मकान का मुद्दा, उससे शिफ्ट करके ये जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, ये जो इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है, और जिन तरीक़ा से ये मजदूर किसान भाई को भाग बंटवारा कर सकते हैं, जिन तरीक़ा से हम लोग का असली मुद्दे से अटेंशन शिफ्ट कर सकता है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं। पर जब तक इन बंगाल में ये विधानसभा आ रहा है सामने, तो चुनाव में तो उसमें जब तक ये लेफ्ट फोर्स रहेंगे, अब बोल सकते हैं कि लेफ्ट फोर्स अब उतना प्रिविलेंट नहीं है, पहले से बहुत घट चला है। पर ये हम बहुत श्योरिटी से बोल सकते हैं कि जब तक ये मुद्दा रहेंगे, जब तक जॉब का मुद्दा रहेंगे, जब तक एजुकेशन का मुद्दा रहेंगे, जब तक मजदूर भाई का ऑपरेशन चलेगा, जब तक किसान भाई का ऑपरेशन चलेगा, तब तक लेफ्ट रेलिवेंट रहेगा। क्योंकि लेफ्ट का रेलिवेंसी का कारण ही है इन लोग के इंटरेस्ट। और जब तक ये मुद्दा को ढकने के लिए ये लोग आरएसएस, बीजेपी और तृणमूल मजदूर किसान को भाग बंटवारा करने का कोशिश करेगा, तब तक लेफ्ट रेलिवेंट रहेंगे, तब तक लेफ्ट अपना मूवमेंट, अपना रेजिस्टेंस इन वर्किंग क्लास के लिए लड़ेंगे। ममता बनर्जी के सिवा ये ऑल्टरनेटिव पश्चिम बंगाल में कोई है? क्योंकि लेफ्ट का बहुत सारी यंग फेसेस सामने आया, ये जो 2026 का विधानसभा चुनाव है। देखिए 2026 का जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन है उसको मध्य में रखते हुए मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मतलब कोई विरोधी ऐसा कोई लीडर नहीं है जो ममता बनर्जी को कॉन्टेस्ट कर पाए विधानसभा में। और जो हम मीम है कि सोशल मीडिया में कुछ दिन पहले ही वायरल हुआ था कि ममता बनर्जी को कोई हटा सकता है तो वो एकमात्र विरोधी दलनेता ममता बनर्जी है। तो ममता बनर्जी का कंपटीटर ममता बनर्जी खुद है। हाँ, जब ममता बनर्जी विरोधी दल नेता था तब वो वाला ममता बनर्जी वही एकमात्र इस वाला ममता बनर्जी को हटा सकता है। तो ऐसा ही है कि ममता बनर्जी को कोई हटा सकता है तो खुद ममता बनर्जी है। तो ऐसे लगता है कि इस टाइम पे भी जो इलेक्शन है, पिछले बार के इलेक्शन में भी देखा था कि एक हवा था जैसे कि कुछ चेंजेस होगा 2021 का लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, तब एक चेंजेस होगा बोला था। ऐसे बहुत सारे एमएलएज भी है जो एक टी पार्टी को छोड़कर और दूसरे पार्टी में चला गया था, बहुत सारे चेंजेस हुआ था। लेकिन अल्टीमेटम क्या था, वो ममता बनर्जी एक फेस है टीएमसी का, टीएमसी इधर पे रूल कर रहा है और वो फेस को देखते हुए ही इधर का जनता जो है वो वोट दिया ममता बनर्जी को। और इधर पे जो वो इस साल जो जुबो साथी और ये कन्याश्री और जो ये वेलफेयर स्कीम्स लेके आया, तो वो वेलफेयर स्कीम को देखते हुए भी लोग वोट देता है इधर पे। और बहुत सारे जो मतलब महिला लोगों का पूरा वोट मैक्सिमम ममता बनर्जी के पास ही जाता है, क्योंकि वो महिला को ऐसे इतने सारे स्कीम के अंडर जो दिया है। तो मुझे लगता है पर्सनली ममता बनर्जी को अभी फ़िलहाल तो कोई हराने वाला कोई विरोधी दल नेता तो नहीं है।
2026 का वोट जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि इस बार नया पार्टी आ गया है, हुमायूं कबीर का। आईएसएफ तो पहले से ही था। ये जो माइनॉरिटी वोट बैंक है ममता बनर्जी का, ये काटने वाला है। इसके वजह से उन्होंने ये जो मुअज्जम भाताई इनको बढ़ा दिया। देखिए इधर इस वाला 2026 का जो इलेक्शन है वो तो एक डाइवर्सिटी है। उधर पे बहुत सारे पार्टी है। कांग्रेस भी पिछले बार जोट किया था, इस बार जोट तोड़ दिया, अलायंस नहीं हुआ, वो अकेले लड़ेगा। उधर पे सीपीएम है, सीपीएमएल है, एक लेफ्टिस्ट पार्टी का एक जोट है। उधर पे जेयूपी एक नया पार्टी आया है। उसके बाद बीजेपी टीएमसी है, उन लोगों का एक बाइनरी है। तो ये डाइवर्सिटी तो है इस बार, लेकिन डाइवर्सिटी में देखिए जेयूपी है वो नया पार्टी है, तो उसका इतना चांसेस नहीं है कि वो उधर पे एक टाइम पे ही एक वोट में ही इस साल भी वो मतलब पावर में आ जाए, ऐसा तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन इस बार जो होगा डाइवर्सिटी है, यूनिक वोट होगा। और आप जो बोल रहे हैं जेयूपी का जो कैंडिडेट्स है वो वोट काटेगा टीएमसी का, इसका प्रोबेबिलिटी है बहुत सारे कि टीएमसी का जो जनरल कैंडिडेट्स है वो रिलीजियन बेस्ड जो वोट देता है उसका थोड़ा वोट कटेगा मुझे लगता है। और ये नया पार्टी है तो कुछ लोग ऐसे जो प्रचार जैसे होगा उसके बेसिस में वोट देगा, नया एक्सपेक्टेशन आएगा। तो ऐसे सीपीएम, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस ये पार्टी को देख लिया बहुत सारे लोग, तो वो सोचेगा कि कुछ नया पार्टी को भी देख लेते। ये सोचने वाले लोग कुछ वोट देगा तो टीएमसी या बीजेपी का जो अल्टीमेटम वोट जो जाता है ज़्यादातर वो कट जाएगा उधर पे। और मुझे लगता है इस साल 2026 का इलेक्शन थोड़ा साइलेंट बैटल होगा। मतलब पिछले बार जैसे इतना हवा चला था, इधर पलट जाएगा, उधर पे पलट जाएगा, बंगाल में बीजेपी आएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब उस बार नैरेटिव तैयार हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है, फिलहाल तो नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है। इस बार बहुत सारे लोगों से, मैं भी जब दोस्त लोगों से बात करता हूँ तो उनका भी विचार है कि इस बार तो एकदम टीम से जीत जाएगा ऐसे। तो मतलब इस बार मुख्य विपक्षी दल बीजेपी वीक है थोड़ा वेस्ट बंगाल में। नहीं, बीजेपी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है पिछले बार के मुकाबले। अच्छा। लेकिन वो नैरेटिव अभी तक नहीं फैला पाया जो चेंजेस आएगा। तो बंगाल में बीजेपी का एक नैरेटिव इस बार है कि पलटनो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, तो ऐसा कुछ नैरेटिव से नहीं होगा, पिछले बार की जैसा कोई हवा नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते मुझे लगता है कि इस बार भी टीम से जीतेगा और मतलब बहुत सारे सीट से जीतेगा, इसके डोमिनेट करेगा इस बार भी। तो ऐसा लगता है और साइलेंट बैटल होगा। इंटरेस्टिंग तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो देखते हैं क्या होता है। श्योर इज जेन जी, बट जो देख रहे हैं हम लोग, ये जो ममता बनर्जी है ये चौथी बार के लिए सीएम बनना चाहते हैं। तो इस विषय में आपका क्या राय है? क्योंकि लेफ्ट फ्रंट जो है इस बार बहुत सारे अच्छे फेसेस आए हैं इस बार, और आपको मतलब क्या पसंद है? ये बीजेपी है मुख्य विपक्षी दल ममता बनर्जी, या लेफ्ट जो ये पश्चिम बंगाल में पूरा जीरो है? देखिए, हम लोगों का एक क्लियर कट स्टैंड था, बहुत पहले से ही हम लोग ये बात बोल के आ रहे हैं। हम लोगों का जो बात है वो है कि जो स्टूडेंट रहता है, जो हर रोज़ जो मतलब काम करता है छोटा जगह पर, उन लोगों का जो डेली वेज है वो जितना दिन हम लोग बिता रहे हैं उतना कम होते जा रहा है। अब इतना एक डिफ़िकल्ट टाइम में जो नीड है इस आर का वो है कि जो स्टूडेंट है उन लोगों का जो शिक्षा है वो अच्छी तरीके से उन लोगों को मिले, जो वर्कर्स है उन लोगों का जो वेज है उन लोगों को मिले, हम पूरा इंडिया में जो सिटीजनशिप जिन लोगों को नहीं मिला उन लोगों को मिले। मोटा मोटी जो हम लोग जो बोल सकते हैं वो कि पूरा भारत में जो स्टूडेंट्स है, जो वर्कर्स है, जो सिटीज़न है, उन लोगों का जो बेसिक राइट्स है वो उन लोगों को मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तृणमूल का सरकार जो है वेस्ट बंगाल में और जो बीजेपी का सरकार है पूरा भारत में, उन लोगों का एक बाइनरी जो मीडिया इन जनरल जो इस्टेब्लिश करना चाहता है, उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस सब में वो है कि वो एक बाइनरी सेटअप करके उन लोगों का खुद का जो बिजनेस है, उन लोगों का खुद का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है उसको गोल्ड कोट करके लोगों के सामने पेश करता है ताकि लोग गुमराह हो सके, और एक ऐसा स्टांस उन लोगों के सामने मतलब पेश किया जा रहा है कि उन लोगों को लगे कि ये स्टांस अच्छा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इसके बीच में, इसके अंदर में कुछ आरएसएस का आइडियोलॉजी है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों मिलकर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा पीछे जाएंगे तो एलओसीएफ ड्राफ्ट के बारे में आप लोग देखेंगे, उसके अंदर क्या किया जा रहा था। उसके अंदर ये किया जा रहा था कि एक पर्टिकुलर रिलीजियन पूरा भारत में रहेगा और कोई रिलीजियन नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर कास्ट भारत में रहेगा और कोई कास्ट नहीं रहेगा। उसके पहले अगर हम लोग जाएंगे तो एनईपी 2020 का क्या मतलब था? उसका मतलब बहुत ही सिंपल था। अदानी अंबानी का जो लोग हैं उन लोगों के पास पैसा जाएगा, और जो स्टूडेंट रहता है, जो इंडिया का जो नॉर्मल सिटीज़न है जो हर रोज़ काम करता है, उन लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। तो ये जो गैप है, इकोनॉमिक गैप, जिसके बारे में हम लोग बहुत साल से बात करके आ रहे हैं,
वो ब्रीच करने का जो बात हम लोग करते हैं वो नहीं करने देगा वो लोग। वो क्या करेगा, सिर्फ एक ही जगह पर कैपिटल कंसेंट्रेटेड होगा और बाकी जगह पर वो नहीं होगा। सिमिलरली शिक्षा के बारे में भी वही है। स्पेसिफिक कास्ट का लोग, स्पेसिफिक रिलीजन का लोग, वो लोग कर पाएगा, वो लोग शिक्षा में जा पाएगा, पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं वो नहीं जा पाएगा। यही काम अभी इधर भी हो रहा है। अगर आप लोग लोकेलिटीज़ में जाएंगे, वहाँ पर जो वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। फूड सप्लाई का जो सिस्टम है बहुत ख़राब है। राशन का जो सिस्टम है वो भी ख़राब है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। इतना एक डिफ़िकल्ट टाइम में हम लोगों का एक ही बात है कि हम लोगों को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए। अब ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है? ऑल्टरनेटिव का मतलब बीजेपी नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी भी वही काम कर रहा है जो टीएमसी यहाँ पर कर रहा है, वो भी सेंट्रल में वही कर रहा है। एक्चुअली इन दोनों का ही जो फादर फिगर है वो है आरएसएस। तो आरएसएस जो ठीक करता है नागपुर से, वही चलता है पूरा देश में। तो हम लोगों का यही बात है, हर एक स्टूडेंट का जो राइट है उसको मिलना चाहिए, हर एक सिटीज़न का जो राइट है उसको मिलना चाहिए। 60,000 स्टूडेंट, 60 लाख सिटीज़न, उन लोगों का सिटीजनशिप वो निकल गया है, उन लोगों के पास वो सिटीजनशिप नहीं है। वो लोग वोट दे पाएंगे कि नहीं, ये भी अभी तक सर्टेन नहीं है। इस समय में हम लोगों का यही बात है कि हर सिटीज़न का जो बेसिक राइट्स है उन लोगों को मिले, और ये राइट्स वो लोग ही इंश्योर कर सकता है जो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में बात करता है, जो लोग स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा रहता है, जो लोग वर्कर के पास खड़ा रहता है, वो है लेफ्टिस्ट। हम लोगों का यही बात है, जो जो जगह पर जो जो लेफ्टिस्ट कैंडिडेट्स है उन लोगों को अगर आप लोग जिताएंगे तो पूरा देश का इन जनरल, वेस्ट बंगाल का इन पर्टिकुलर बहुत एडवांसमेंट होगा। ये ऑल्टरनेटिव हम लोगों को चाहिए और ये करना पड़ेगा। पूरा भारत में देखा जाए तो बीजेपी जो जो स्टेट में है, उन्होंने बोला हम अच्छे से हैंडल करेंगे ये जो गर्ल्स का स्थिति है, गर्ल्स का स्टेट सेफ्टी है। और पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी कई बार बोलते हैं कि दिस इज़ द सेफेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। तो आप तो पश्चिम बंगाल से है, आप एक जेन ज़ी है, आप एक यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसके सिवा भी रेप हो रहा है, हम लोग ने आरजी कौर देखा, कौशबा देखा, तो ये जो पूरा स्थिति है टीएमसी एंड बीजेपी का जो ऐलान है, आपको क्या लगता है कैसे ये सेफ सिटी है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता सेफ सिटी है? मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं जिस राज्य में अभी रह रही हूँ भाई, ये शहर वो सेफ है। आरजी कौर का जो केस है वो हम सबको पता है, और उसका जो नतीजा हुआ है, जो लोग उनमें मतलब जो जिनके अगेंस्ट स्टेप लेने का बात हुआ था, उनके अगेंस्ट में क्या हुआ है हम सबको पता है। और जो ममता बनर्जी जो खुद एक औरत है, वो बोलती है कि कॉम्पेंसेशन दे देंगे हम। मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत या फिर उनकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन चाहिए, उनको जॉब चाहिए, मुझे ये नहीं लगता। और सिर्फ रेप, मॉलेस्टेशन ये सब ही नहीं, औरत का जो मतलब सोशल पोजीशनिंग है इस स्टेट में, वो भी एक क्वेश्चन का है। क्योंकि या बिल्कुल, क्योंकि जो लक्ष्मीर भंडार जो एक भाता देते हैं, वो भाता से कुछ नहीं होने वाला है औरत का। हाँ, मतलब कुछ देना ठीक है, मुझे भी लगता है कि भाता सब जो वैसे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनको भाता देना ज़रूरी है, पर औरत को जॉब चाहिए। आई थिंक एवरी वुमन शुड बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। वो चीज़ को हमको ज़्यादा जॉब चाहिए, सेफ्टी चाहिए, क्योंकि कोई सेफ नहीं है। मतलब आप अपने बच्ची को, घर की बच्ची को स्कूल में भेज रहे हो सिर्फ मिड डे मील के लिए, फिर आप स्कूल से लेके जा रहे हो, उसका बिविया दे रहे हो 18 के पहले, कोई नहीं देख रहा। हमारे शहर में फिर भी लोगों को पता है, ये स्टेट के जो गांव है वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें हो रही है, और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सेफ सिटी है, क्योंकि कोलकाता शहर में ही साउथ लॉ कॉलेज है, कौशबा में कुछ ना कुछ हो रहा है, और सभी केस में सामने जिन लोगों का नाम आ रहा है वो किसी भी ना किसी तरीके से टीएमसी के साथ अलाइंड है। तो फिर उन लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, उन लोगों के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कंपेंसेशन दे दिया जा रहा है, परिवार वालों को नौकरी दे दिया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टेट में कोई भी औरत किसी भी तरीके से सेफ है, क्योंकि एक शहर मतलब कोलकाता एक हब है वेस्ट बंगाल के अंदर। इस हब में मैं कोलकाता की नहीं हूँ, मैं बाहर से आई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बाहर से आती है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उनको रात के बाद हमारी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप देख लीजिए, बहुत लोग रहते हैं, बहुत रात तक मेस में रहते हैं, कोई सेफ नहीं है। हमने हमारी यूनिवर्सिटी के आईसीसी इलेक्शन का बात किया है, जिससे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट हम अपना वॉइस रेस कर सकते हैं, पर बाकी कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी आप देख लीजिए, कहाँ किसी भी जगह पे आईसीसी बॉडी नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में वॉइस रेस करेगा।
तो मुझे तो नहीं लगता तो कि आपको क्या लगता है इन सभी के बावजूद थर्ड टाइम सीएम बना ममता बनर्जी ने और फोर्थ टाइम आ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसे? मुझे लगता है क्योंकि स्पेसिफिकली एजुकेशन जो सबको देना चाहिए वो एजुकेशन सबको दिया नहीं जा रहा है। अच्छा। ये पहला रीज़न लगता है मुझको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि टीएमसी क्या क्या कर रहा है। और जो न्यूज़पेपर है जिसके मार्फत हमें खबर मिलती है, हाँ। वो पूरी तरीके से बिकाऊ हो गए हैं। ये बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए टीएमसी इसके बाद थर्ड टाइम रूल कर रहा है गवर्नमेंट को, मुझे लगता है। और सिर्फ यही नहीं, ये जो मुझे लगता है कि ये जो भाता प्रकल्प है वो सभी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट में आए देना चाहिए भाता। बट जिस तरीके से इसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, जैसे कि इससे ग्लोरीफाई किया जा रहा है, मुझे लगता है कि भाता देना बहुत ज़रूरी है। पर इसको ग्लोरीफाई करना मतलब जो जॉब डिज़र्व करते हैं, जो सेफ्टी डिज़र्व करते हैं, जो नौकरी डिज़र्व करते हैं, उनको उनके साथ खराब होता है। क्योंकि युवा साथी जो प्रकल्प है, मतलब आप जॉब दीजिए, आप भाता क्यों दे रहे हैं? जो डिज़र्व करते हैं आप उनको जॉब दीजिए। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट है, ये सब बिकाऊ न्यूज़पेपर, बिकाऊ मीडिया है, जिसके लिए हम लोग को लग रहा है कि ममता बनर्जी बहुत अच्छे लीडर है, जो बिल्कुल भी नहीं है। और मीम बनते हैं अभी, ममता बनर्जी बहुत फ़नी औरत है, इसके लिए मीम बनते हैं, जिससे कि असली जो मुद्दा चल रहा है हमारे राज्य में अभी, उस मुद्दे से हमारा जो नज़र है वो हट जा रहा है। हम हंस रहे हैं, हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है राज्य में, क्या हो रहा है औरत के साथ, क्या हो रहा है बच्चों के साथ, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए हम जा रहे हैं और वोट में दे रहे हैं टीएमसी को वोट। पर ये कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे राज्य में ना अच्छा, हम अभी जादवपुर में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ 1235 रुपीज़ में पढ़ सकते हैं। अभी के माँ बाप चाह रहे हैं अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का, सबका वो अफोर्ड करने का क्षमता नहीं होता है। सब प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। तो ये सब मुद्दा है, जो मुद्दा है अभी वोट का इशू है, इलेक्शन का इशू है, ये इशू इलेक्शन का इशू है जो सामने ही नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि इसका ऑल्टरनेटिव हमको ढूंढना पड़ेगा। हमको लेफ्ट को इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जो मतलब बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ही छोटी जगह से आ रहे हैं। उनके बारे में हमको बताना चाहिए, वो हमारा इशू होना चाहिए इलेक्शन का, ना कि मंदिर कहाँ बनेगा या मस्जिद कहाँ बनेगा। एज वी नो ये जो यंग जनरेशन है जेन जी, ये सोशली बैकबोन है सबका। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि ममता बनर्जी बोल रहे हैं ये चौथी बार के लिए सीएम बनेगा, तो ममता बनर्जी के बारे में, उसके पार्टी के बारे में इतना अफवाह है, क्यों बीजेपी नहीं, लेफ्ट फ्रंट नहीं, क्यों हर बार ममता बनर्जी आ रहा है सरकार में? बीजेपी क्यों नहीं है, इसका तो बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि वेस्ट बंगाल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एक मेंटेलिटी है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। और एक बात तो ये है, हम देख चुके हैं कि अब अगर बंगाल में देखिए कि कितने परसेंट मुस्लिम्स हैं, 35% अभी तक हो गए। तो फिर अब अगर मान के चलिए कोई एक टीम है जो खेलने वाला है 65% रन, मतलब कि 35 ऑलरेडी कट हो गया है, वो 65 में कितना मार पाएगा, कितना खेल पाएगा, उसमें उसका खेल है। और आप मान के चलिए कि टीएमसी का अलग गेम है, वो 100 लेके चलता है। तो यही बात है ना, जस्ट मैथमेटिकल थिंग। अब मान के चलिए कोई 65 रन, ऑलरेडी 35 डिडक्ट हो चुका है, मान, इसलिए तो बीजेपी नहीं आ रहा है। अभी तक पता नहीं क्या होगा, इस ईयर के बाद रिजल्ट वगैरह कुछ अलग हो सकता है। पर बात ऐसा है कि अभी 2026 में इस ईयर में कुछ इशू हो सकता है, पर कुछ रूरल एरिया में अगर जाए, गांव में, और यस, मैं सुंदरबन का पूरा रूरल एरिया से, काकद्वीप विधानसभा से, तो वहाँ पे मैं ये चीज़ तो देख चुका हूँ कि प्रॉपरली जो गांव देहात में जो लोग हैं, तो वो लोग ममता बनर्जी को बहुत चाहते हैं। और बीजेपी का संगठन रूरल एरिया में बहुत कम है। और बीजेपी जो लोग करते हैं, वो लोग मान के चलिए ऐसा है कि जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट के एंटी कौन जा सकता है, ज़्यादातर जो थोड़ा मतलब कि एलिट जो लोग हैं और जिनके पास पैसा वगैरह है, आ रहा है, जिनका डीए नहीं मिल रहा है पर सैलरी मिल रहा है, पर डीए सही से नहीं मिल रहा है, वो लोग सोच पाएंगे। सोच कौन लोग नहीं पाएंगे? जो रूरल एरिया में लोअर लेवल में संगठन में ऑलरेडी है, जो संगठन करके 10,000 20,000 यहाँ वहाँ से ले रहा है, पर उन लोग एक सिस्टम बिल्डअप हो चुका है लोअर लेवल में, कि पूरा कंस्ट्रक्टिव एक सिस्टम में एक दूसरे मतलब कि एक अपने ऊपर डिपेंडेंट एक पूरा एक सिस्टम बन चुका है। तो ये सिस्टम से कोई नहीं बाहर निकलना चाहेगा। और कौन चाहेगा? जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो रेवोल्यूशनरी स्टेप लेगा, पर वो संख्या जितना कम हो जाए उतना टीएमसी के लिए अच्छा है। और टीएमसी वही कोशिश कर रहा है कि जितना कम पैसा दे के कितने लोगों को हम रख पाए। पर
पैसा कम नहीं है, 1,500 अगर मान के चलीजिए तो हमारे वेस्ट बंगाल के लिए बहुत लोग हैं। और ममता दीदी का एक फेस है जो अनडिनाइबल है, ये बहुत बड़ा बात है कि ये फेस लेफ्ट का पास नहीं है, ये फेस बीजेपी का पास नहीं है। और इन लोगों का जो स्ट्रेटेजी है वोट गैदर करने का, मतलब लेफ्ट और बीजेपी, ये मतलब अच्छा नहीं और ठीक नहीं है। मतलब ममता बनर्जी का एक स्ट्रेटेजी नहीं, ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी भी है। और एक बात मान के चलिए कि हम लोग क्या बोलते हैं कि हर वक्त एक चीज़ हम मानते ही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक फेस है। और मैं ये भी बोलता हूँ ममता बनर्जी भी बहुत बड़े लेवल का पॉलिटिशियन है, ये मानना पड़ेगा हमको। क्योंकि अगर नहीं मानेंगे, मैं उस दल को वोट नहीं दे सकता, दे भी सकता हूँ, पर ये बात तो है कि वो उनका जो फेस वैल्यू है और उनका जो पॉलिटिक में जो टैक्टिक्स है वो अलग ही लेवल का है। मतलब वो अलग ही लेवल का सोचता है, सोचने वाला अलग अलग थिंकिंग रखता है वो। और ये जो है अभिषेक बनर्जी है जो बहुत अच्छे संगठक है, मतलब रूरल एरिया में वो जो जिन लोगों को ले रहा है। पॉलिटिक्स दो टाइप से होता है, बहुत लिटरेट लोगों अब लगेगा फ्रंट रो में उनको नहीं रख पाएंगे आप कभी भी, मतलब हाँ फेस रख पाएंगे कि दुनिया देखे और हमको अच्छे समझे। पर जो बैक एंड में जो काम होता है ना, जो थोड़ा मारपीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब जिनसे हम काम करवा सकते हैं, वोट करवा सकते हैं। वेस्ट बंगाल में एक टर्म बहुत होता है, वोट करना नहीं वोट करवाना, ये है जो टीएमसी कर पाता है। क्लियर है, मतलब ये विदाउट एनी बायसनेस छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, टीएमसी वोट कर पाता है। मतलब करवाना जिसको बोलते हैं ना, वोट करवाना रूरल एरिया में, कि उस दिन वोट के दिन क्या होगा। मान के चलिए आज वोट है तो काल जो सोचा था कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, अगले दिन वो टीएमसी को वोट दे सकता है। टीएमसी के पास इतना पावर है कि उस वोट के दिन कुछ कर सकता है ऐसा कि पूरा गेम ही पलट दे। ये तो मैं खुद देख चुका हूँ, मेरा परिवार है पॉलिटिक्स में, तो देख चुका हूँ ऐसा कि कैसा होता है काम, कैसा करता है।